केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, पहला क्वेश्चन है केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। तीन क्वेश्चन बोले, तीनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। क्या बोला? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होने चाहिए? 25 वर्ष। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है, अगर उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव जब उनके ऊपर लाया जाएगा तो उस स्थिति में वह मत नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि अगर लोकसभा के सदस्य रहते तो दे सकते थे। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव में अपने 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 पद की, मतलब अपने लिए। ठीक है, लेकिन उच्च सदन मतलब राज्यसभा, उसमें नहीं दे सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति के हाथ में होती है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालिकी शक्ति है वह किसके हाथ में होती है? तो प्रधानमंत्री की। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों को न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50। क्या बोला? अगर अविश्वास प्रस्ताव करना है लोकसभा में, ठीक है, प्रस्तुत करना है किसी भी पार्टी के विरुद्ध, अगर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को लाना है तो कितने सदस्य कम से कम जरूरत चाहिए? तो 50 सदस्य। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार आया है। आगे क्वेश्चन कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन सामान्यतः लोकसभा का ही होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। अगर अनुच्छेद 75 की बात करें तो प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यह प्रधान की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। क्या बोला? कि अगर मंत्रिमंडल है, ठीक है, मंत्रिमंडल है, उसमें कुल मंत्रियों की संख्या जो होगी, मंत्रिमंडल में जो कुल मंत्री के की संख्या होगी वह प्रधानमंत्री सहित कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, यह प्रावधान की संशोधन के तहत किया गया, तो 91वां संशोधन 2003 के तहत। अगला क्वेश्चन है संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। अगर कोई संसद का सदस्य नहीं है फिर भी वह मंत्री पद धारण कर सकता है। ठीक है, लेकिन वह मंत्री पद कितने माह तक वैलिड रहेगा? 6 माह तक वैलिड रहेगा। 6 माह के अंदर किसी भी सदन का उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इतना याद हुआ है आप लोग को? आशा करते हैं याद हो गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसद के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 में क्या कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, क्या राज्यपालिकी का जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसका इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रतिकूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है इसका निर्धारण करना हो तो वह कौन करेगा? वह संसद एवं राज्य का विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद में लोकसभा करेगी, संसद करेगी और राज्य में विधानमंडल करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका। अगर कार्यपालिका की बात करें तो किसके प्रति उत्तरदायी है, मतलब किसके प्रति कार्य करती है? तो विधायिका के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन रहे? तो जो नेहरू की कैबिनेट मंत्री थी उसमें पहले जो गृह मंत्री रहे वह कैलाश नाथ काटजू रहे। कौन रहे? कैलाश नाथ काटजू, वहीं बाद में रक्षा मंत्री भी बने। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन वह कह रहा है कि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री
के षणमुखम शेट्टी थे, यानी कि जो स्वतंत्र भारत था हमारा उसके पहले वित्त मंत्री पूछा जाता है कौन थे? षणमुखम शेट्टी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हो गया? तो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का आकस्मिक निधन हो जाता है कहाँ? विदेश में। अगला क्वेश्चन है अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे एकमात्र नेता हैं जो अपने प्रधानमंत्रित्व काल में एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? तो अनुच्छेद 352 में, 52 के 3 में, अनुच्छेद 352 उपधारा 3 में, उप अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। श्वेत पत्र भारत में संबंधित अधिकारिता दस्तावेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाला स्वामी आयंगर। गोपाला स्वामी आयंगर के प्रतिवेदन पर कौन आधारित है? तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, जो संघीय मंत्री संघ का जो मंत्रिमंडल का है उसका पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाला स्वामी है। आगे क्या हो रहा है? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ठीक है, ये बहुत लड़कों को कंफ्यूजन होता है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है? तो जो परिषद है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं। ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, किसमें? मंत्रिमंडल। यानी मंत्रिमंडल क्या हो गया? उसके अपर हो गया। ठीक है, मंत्रिमंडल। ठीक है, फिर मंत्री परिषद आ गया। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री रहेंगे, और वही मंत्री परिषद की बात करें तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों रहेंगे। ठीक है, मंत्री कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, तो ये तीनों किसमें रहेंगे? मंत्री परिषद। ठीक है, और वही क्या होगा? मंडल में किसमें रहेंगे? मंडल में कौन रहेगा? केवल कैबिनेट मंत्री। अगला क्वेश्चन है, अरे अगला दिया है कि यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74, 75 में किया गया है। अगर मंत्री परिषद का अनुच्छेद पूछे तो 74, 75 बताएंगे। वहीं दूसरा बोल रहा है मंत्रिमंडल 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं। तो मंत्रिमंडल शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, एवं परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। तो जो समस्त कार्यपालिका शक्ति जिसको प्राप्त है वो कौन है? मंत्रिपरिषद है। लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। वहीं कह रहा है व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के शक्तियों का प्रयोग करता है कौन? मंत्रिमंडल। और लेकिन फिर भी उनके कार्यों का निर्वहन यही करता है, निर्धारण यही करता है कौन? मंत्रिमंडल। यानी मंत्रिमंडल एक तरीके से समझो मंत्रिपरिषद से बड़ा हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। फिर बोल रहा है नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है और निर्णयों के क्रियान्वयन के निवारण करता है। यानी जो मंत्रिमंडल है वह क्या कर रहा है? वह निर्णयों के जो क्रियान्वयन है वह मंत्रिपरिषद, नीतिगत जो निर्णय है उसका क्रियान्वयन जो है मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, लास्ट वाला चौथा कोई मतलब नहीं है। आगे बोल रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी है। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या है? महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अटॉर्नी जनरल एवं कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG। ठीक है, AG और CAG, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, महान्यायवादी। इसके बारे में इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में। आप लोग पेपर दिए होगे तो समझे होगे, पेपर में देखे भी होगे क्वेश्चन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसको देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? जो भारत का महान्यायवादी है उसको क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और भारत का जो महाधिवक्ता है उसे क्या बोलते हैं? सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वहीं भारत के अपर महाधिवक्ता कौन है? एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इससे हमसे मतलब नहीं है, हमसे क्वेश्चन से मतलब है। क्या बोल रहा है? भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन है? तो MC सीतलवाड़।
क्या बताएंगे? भारत का प्रथम प्रधान महान्यायवादी एमसी शीतलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी। जो कानूनी निर्णय है, ठीक है, कानूनी विषय है, उस पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। ठीक है। तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वह कौन है? भारत का महान्यायवादी, यानी सबसे बड़ा जो वकील होता है, वकील समझो, जो भारत सरकार का पक्ष लेकर क्या करता है? कोर्ट में हाजिरी लगाता है, कोर्ट में केस लड़ता है, वह कौन है? भारत का महान्यायवादी। जो भारत सरकार का पक्ष रखता है, सबसे बड़ा वकील है, वह कौन है? भारत का महान्यायवादी। कानूनी विषयों को परामर्श देता है, विधि अधिकारी भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। बताए ना, भारत सरकार का नेतृत्व कौन करता है? महान्यायवादी। ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य, जो राष्ट्रपति हैं वह महान्यायवादी को क्या क्या कार्य सौंपते हैं, उसको देख लेते हैं। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में कौन पेश होता है? महान्यायवादी, भारत सरकार के पक्ष को लेकर। आगे कह रहा है, संविधान का जो अनुच्छेद 143 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। तो अनुच्छेद 143 में यह लिखा गया है, ठीक है, कि वह क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ये सब जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार लिखा गया है कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत धारण करता है? तो राष्ट्रपति के। ठीक है। जो महान्यायवादी है वह किसके प्रसाद पर्यंत धारण करता है? राष्ट्रपति के। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 76 के 4 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। महान्यायवादी के अधीनस्थ यानी उसके जो नीचे होता है वह क्या होता है? सॉलिसिटर जनरल। ठीक है। यह किसका पक्ष केस लड़ता है? या राज्य सरकार का केस लड़ता है। किसमें? हाई कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल है। कौन है? के वेणुगोपाल है। जो अपडेट हो गया होगा उसको देख लेना। आगे क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो बी नरहरि राव। प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? बी नरहरि राव। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो महाधिवक्ता। ठीक है। एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता क्या करता है? कानूनी विषयों पर क्या करता है? परामर्श देता है। किसे? राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक सेवा समिति को बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो संसद की जो लोक सेवा समिति है, पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर जो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वप्रमुख अधिकारी होगा। ठीक है। जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत कौन सर्वप्रमुख अधिकारी होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग शामिल है। ठीक है। इसको समझ लिए होंगे। आगे क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान के पद के द्वारा क्या किया गया है? इसके पद का सृजन किया गया है। किसके? सीएजी के। आगे क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? इसको याद रखेंगे, 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। तो किसका मार्गदर्शक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो लोक लेखा समिति का। ठीक है। कह रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक भी कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखागार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर। किस पर? भारत की संचित निधि पर। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा संबंधित अनुच्छेद कौन कौन है? 148, 149, 150, 151। 148 से
100 जो 51 तक है वह किसके संबंधित है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। तो जो 148 में है वह नियुक्ति की बात करता है, 149 में कार्य एवं शक्तियों की बात करता है सीएजी के, और 150 में क्या बोलता है कि संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति का सलाह ले सकता है। कौन? सीएजी राष्ट्रपति का सलाह। 151 में अंकक्षण क्या है? प्रतिवेदन, रिपोर्ट देता है किसको? राष्ट्रपति। ठीक है, तो अपना जो रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को देता है कौन? सीओजी। राष्ट्रपति का सलाह लेता है कौन? सीएजी। 150 में, 148 में उसका पद है, नियुक्ति है, पद मुक्ति है। 149 में क्या है? उसके कार्य एवं शक्तियां हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा संसद। क्या होगा? संसद। तो संसद को बाद कल पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा क्या क्या होता है, इसमें कितने सीटें हैं, क्या है, इसका क्या अनुच्छेद है, इसको कल के वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आज का जो वीडियो है वो आप लोग को कैसा लगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जरूर बताना है कि अगर जो हम सीरीज चला रहे हैं वो कैसा लग रहा है, आप लोग को कुछ सुधार होना है कि नहीं होना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करना। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।